नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इलस्ट्रेट इंडिया पे। अगर आप लोग पहली बार इलस्ट्रेट इंडिया पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज जो है हम लोग कल जीएस का सिलेबस डिस्कशन किए थे। कल हम लोग जीएस का सिलेबस डिस्कशन किए थे, आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं कि पहला टॉपिक हम लोग का क्या है। पहला टॉपिक है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग पार्ट बाई पार्ट देखेंगे। जैसे कि आज हम लोग जो है एनिसेंट हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो एनिसेंट हिस्ट्री का पहले सिलेबस हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें पढ़ना क्या क्या पड़ता है। और पहले मतलब कुछ क्लास ले लेते हैं इसका एनिसेंट हिस्ट्री का, उसके बाद उसका सिलेबस देख के आज का क्लास यही खत्म करेंगे। तो आज जो है हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, एनिसेंट हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 टाइप होता है, आपको पता है। पहला टॉपिक क्या, पहला है एनिसेंट हिस्ट्री, फिर दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का 3 टॉपिक है। कौन कौन टॉपिक है फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इंडियन हिस्ट्री का 3 टॉपिक है। इंडियन हिस्ट्री का 3 टॉपिक में पहला एनिसेंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज जो है हम लोग एनिसेंट हिस्ट्री शुरू करने वाले थे। एनिसेंट हिस्ट्री का शुरुआत क्या होता है, पहले हम लोग जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। सबसे पहली बात जानना है कि इतिहास क्या है। जाइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। व्हाट इज इतिहास, मतलब इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, तो इतिहास है क्या। तो इसका सबसे पहली बात है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास किससे हम लोग बोलेंगे, इतिहास किसको कहेंगे। तो इतिहास वैसी घटनाओं को कहेंगे जो मतलब बीत चुकी घटनाओं को, जो हम लोग जो बीत चुका घटना उसी को इतिहास बोलेंगे। चाहे आज से 100 साल पहले हो, 200 साल पहले हो, 2 माह पहले हो, तो उसी को भी इतिहास बोला जाता है। लेकिन हम लोग जो है एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो हम लोग कब से कब तक पढ़ना है इसको, तो मतलब उसका टाइम पीरियड जो है मध्यकालीन इतिहास जो है 700 मतलब ईस्वी से शुरू होता है। तो उससे पहले का जितना भी मतलब है घटनाक्रम उसको हम लोग को देखना है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो है इतिहास। इतिहास क्या है, तो पहला अगर इतिहास का सब्जेक्ट अगर डेफिनेशन में अगर इसको प्रभावित करें तो इसको डेफिनेशन में इसको अगर डिफाइन करें तो इसको बोला क्या बोला जाएगा। बोला जाएगा कि बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध है। बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसका और एक डेफिनेशन हम लोग दें तो इस तरह बोल सकते हैं कि अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाली निरंतर संवाद। इतिहास किसको बोलेंगे। पहली बात इतिहास की बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। फिर से एक बार समझते हैं कि इतिहास क्या है। तो पहली बात क्या है कि इतिहास क्या है, बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहा जाता है। ठीक है। और अगर डेफिनेशन इसको पहला डेफिनेशन ये अगर सेकंड डेफिनेशन देखें तो अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाले निरंतर संवाद को क्या बोला जाता है, इतिहास बोला जाता है। इसका और एक डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, इसका और एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन क्या होता है। पहले फिर से एक बार जानते हैं कि इतिहास क्या है। 3 डेफिनेशन हम लिखे हैं बोर्ड पे, आपको दिखाई देता होगा कि पहला बात इतिहास क्या है। इतिहास सबसे पहले हमें जानना होगा कि इतिहास क्या है। इतिहास का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो इतिहास का डेफिनेशन यही है कि बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और अतीत का डेफिनेशन करें तो अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाले निरंतर संवाद को क्या बोला जाता है, इतिहास बोला जाता है। तीसरा डेफिनेशन देखें तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। वर्तमान के प्रकाश में यानी कि आज से जो पहले की घटना हुआ है, ठीक है, इसी को वर्तमान बोला जाता है। आज से पहले की घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, यही बोल रहे हैं। वर्तमान के प्रकाश में आज का मतलब जो है इससे पहले की जानकारी हमें क्या कहलाता है, अतीत का अध्ययन। और तीसरा डेफिनेशन क्या है, वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। ठीक है। तो इतिहास का 3 डेफिनेशन यहाँ निकल के आया। बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाले निरंतर संवाद, और तीसरी बात है वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। आइए दोस्तों अब देखते हैं
इतिहास का शुरुआत कैसे हुआ, लेखन उसका कहाँ से शुरू हुआ। एक मतलब कोई व्यक्ति होगा ना जो लिखना शुरू किया हुआ, कैसे हुआ नहीं हुआ, इतिहास के बारे में सबसे पहले किसने किया था। तो जो उसने जो किया था उसको इतिहास का जनक बोला जाता है। इतिहास का जनक, अगर फादर ऑफ हिस्ट्री अगर बोले, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जनक, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता किसको बोलेंगे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है, इतिहास का पिता। अरे ये कौन थे, तो एक यूनानी विद्वान थे, यूनानी विद्वान या इतिहासकार बोल सकते हैं, यूनानी विद्वान या फिर इतिहासकार बोल सकते हैं। इसने कौन सा बुक लिखा था, इसने बुक लिखा था एक हिस्टोरिका नामक बुक लिखा था। कौन सा बुक लिखा था, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नामक बुक लिखा था। ठीक है, तो बस अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसका शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तुरंत रिवीजन कर लेते हैं कि इतिहास क्या है। एक लाइन में रिवीजन करते हैं, बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध देते हैं। इतिहास का परिभाषा अगर देखें तो बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध देते हैं। और दूसरा डेफिनेशन देखें तो अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाली निरंतर संवाद को क्या बोला जाता है, इतिहास बोला जाता है। तीसरी बात अगर देखें तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, 3 डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ। आप लोग इसको नोट्स अगर बनाना चाहेंगे तो हम जैसे नोट्स बनाए वैसे बिल्कुल आप लोगों को नोट्स बनवाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इतिहास का जनक किसे बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री या फिर इतिहास का जनक, इतिहास का पिता या फिर जनक। इतिहास का जनक किसे बोला जाता है, इतिहास का जनक एक कौन था, तो इतिहास का जनक एक हेरोडोटस नामक विद्वान था। हेरोडोटस नामक विद्वान बोल सकते हैं। कौन विद्वान था, कहाँ का विद्वान था, तो यूनान का, यूनानी विद्वान था। ठीक है, और यूनानी विद्वान बोल सकते हैं या तो फिर यूनानी इतिहासकार बोल सकते हैं। इसके द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका नाम क्या था, हिस्टोरिका नामक बुक लिखा गया था। ठीक है, हिस्टोरिका नामक बुक लिखा गया। तो इतिहास का डेफिनेशन हम लोग देख लिए कि इतिहास क्या होता है, इतिहास का पिता कौन है, इतिहास का पिता हेरोडोटस है। हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ठीक, हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए इतिहास का पिता, तो इतिहास का पिता किसको बोलेंगे, हेरोडोटस को। एक बात और है, इतिहास को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। इतिहास को क्या बोला जाता है, इतिहास को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट इतिहास को क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है कि क्यों मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट इतिहास को कहा जाता है। क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, ठीक है, उसके बारे में आपको बैकग्राउंड उसका जानना ही पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, ठीक है, चाहे मैथ उठा लीजिए, मैथमेटिक्स अगर पढ़िएगा तो उसका भी एक इतिहास रहा है। मैथमेटिक्स के बाद अगर फिजिक्स आप पढ़िएगा तो उसका भी इतिहास रहा है, फिजिक्स का भी इतिहास रहा है। फिजिक्स के अलावा अगर मतलब मैथमेटिक्स में फिजिक्स भी मतलब साइंस पढ़िएगा तो उसमें भी आ जाता है फिजिक्स को। गुरुत्वाकर्षण नियम कैसे दिया, न्यूटन के द्वारा मतलब 1700 के आसपास दिया गया। उसके बाद फिर दिया गया केमिस्ट्री देखते हैं, फिर बायोलॉजी में भी इतिहास देखना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी देखिएगा तो उसमें भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है, पॉलिटी में भी आता है, और जितने भी सब्जेक्ट है, साइंस एंड इन्वायरमेंट देखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिएगा, तो कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ तो उसका बेस भी जाना। हिस्ट्री हमको मतलब इसी से मिलता है, इतिहास से ही मिलता है। भले प्राचीन इतिहास से नहीं मिलता लेकिन इतिहास से तो मिलता है ना। जैसे कि सब्जेक्ट का इतिहास है, मैथ का सब्जेक्ट का इतिहास के बारे में आइएगा तो इसमें भी इतिहास में पढ़ना पड़ता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हिस्ट्री ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट किसको बोला जाता है, हिस्ट्री को। मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट किसको बोला जाता है, हिस्ट्री को। अब देखिए इतना तक तो हम लोग जान लिए कि हिस्ट्री होता क्या है, हिस्ट्री का परिभाषा क्या है, हिस्ट्री को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन पार्ट एक बार बताइएगा। 3 पार्ट ये है, देखिए एक बार फिर से सुनिएगा। 3 पार्ट कौन कौन है, 3 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। 3 प्रकार का इतिहास हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सोर्स कैसे है। अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उसका सोर्स क्या है, अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उसका सोर्स क्या है। तो आइए देखते हैं सोर्स क्या है इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतिहास का सोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब स्रोत क्या है, इतिहास का स्रोत क्या है। स्रोत अगर हम लोग देखें
स्रोत यानी कि सोर्स। सोर्स हम लोग देखेंगे तो देखिए इतिहास का जो है मेनली प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसको दो स्रोतों से लिखा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो दो स्रोत में मिलते हैं। कौन कौन सा स्रोत मिलता है? पहला स्रोत मिलता है साहित्यिक स्रोत। क्या मिलता है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। और दूसरा स्रोत क्या मिलता है? दूसरा स्रोत मिलता है कि पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है? साहित्यिक स्रोत देखिए, जब हमारे यहाँ जैन धर्म का उदय हुआ था तो अनेक मतलब विदेशों से भी नागरिक हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। बौद्ध, जैसे कि बौद्ध भिक्षु के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, फाहियान के बारे में पढ़े होंगे, ईत्सिंग के बारे में पढ़े होंगे। उसके बाद और भी जितने भी मतलब विदेशी नागरिक भारत में आए पढ़ने के लिए, साथ ही साथ सिकंदर के साथ कुछ इतिहासकार आए थे। उसके बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने ग्रंथ हैं उससे हमें प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत में दो चीज देखना है। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या देखना है? साहित्यिक स्रोत में अगर देखा जाए तो देखिए एक देसी साहित्य हो गया जो हमारे यहाँ लिखा गया था, हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा लिखा गया, वो देसी साहित्य हो गया। स्रोत फिर से एक बार देखते हैं। स्रोत दो स्रोत जो है, सोर्स जो है इतिहास लिखने का जो है मेनली टू टाइप से मिलता है। कौन कौन मिलता है? एक साहित्यिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत में देसी साहित्य मिलता है, ठीक है, एक विदेशी साहित्य मिलता है, ठीक, विदेशी साहित्य मिलता है। देसी साहित्य में जो है वो देखिए एक हो गया, इसको देखिए एक धार्मिक साहित्य, एक हो गया धार्मिक साहित्य। देसी साहित्य में एक धार्मिक साहित्य हो गया और एक क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब अगर देखें धार्मिक साहित्य में अगर हम लोग देखें, धार्मिक साहित्य में देखा जाए तो देखिए क्या हो जाएगा? कौन कौन सा धर्म हमारे यहाँ प्राचीन भारत में था? देखिए मध्यकालीन भारत में आए हैं तो इस्लाम धर्म नहीं होगा। उससे पहले भारत में कौन कौन सा धर्म था? तो इससे पहले भारत में एक धर्म कौन था? पहले था ब्राह्मण धर्म। और दूसरा धर्म क्या था? ब्राह्मण धर्म के बाद था बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के बाद कौन था? एक जैन धर्म था। ये तीनों धर्म हमारा भारत में है। जैन धर्म का है, भारत का है। तो देखिए साहित्यिक स्रोत में क्या क्या हो गया? देसी साहित्य और विदेशी विवरण लिख सकते हैं। देसी साहित्य और विदेशी विवरण। अब देसी साहित्य में क्या क्या है? धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या क्या आ जाएगा? बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या आ जाएगा? देखिए क्या आ जाएगा इसमें? धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आ जाएगा आपका देखिए संगम साहित्य, जो दक्षिण भारत में लिखा गया था इतिहास है, वो कौन सा है? संगम साहित्य। संगम साहित्य से क्या मिलता है? दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, विशेष करके तमिलनाडु राज्य जो है उसके बारे में। उसके साथ ही साथ क्या मिलता है? उसके साथ ही साथ हमें जो है वो मिलता है कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, उससे हमें जानकारी मिलता है। कालिदास की रचना के बाद जो है हमें मिलता है, कालिदास की रचना के बाद हमें मिलता है संगम साहित्य हो गया। कालिदास की रचना के बाद क्या है? मतलब कलहन की पुस्तक है, क्या नाम है उसका बताइएगा? कलहन की एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास के बारे में पता चलता है? जरा आप लोग कमेंट करके बताइए तो हम देखते हैं कि आप लोगों को कितना पता है कि राजतरंगिणी के बारे में कहाँ का इतिहास के बारे में पता चलता है। राजतरंगिणी हो गया। राजतरंगिणी के अलावा जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अलावा अगर हम लोग देखें धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अलावा जो है पतंजलि का क्या है? पतंजलि का महाभाष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? पतंजलि के द्वारा। ये सब पूछता है आप लोग देखिए, यहीं से क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या है? संगम साहित्य किससे रिलेटेड है?
संगम साहित्य रिलेटेड है दक्षिण भारत के इतिहास से, मेनली किससे है, तमिलनाडु के आसपास जो क्षेत्र है थोड़ा सा लेके कर्नाटक, वर्तमान में थोड़ा सा कर्नाटक है, केरल वगैरह लेकर के बीच वाला जो क्षेत्र है वहीं से मिला जाता है क्या, संगम साहित्य। कालिदास की रचना जो है, कालिदास अपना रचना मतलब रचना जो करते हैं उसे भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कालिदास की रचना है, कौन सा नहीं है, ये पूछा जाता है। महाभाष्य किसकी रचना है, महाभाष्य जो है पतंजलि की रचना है, तो पतंजलि की रचना से भी हमें मतलब के इतिहास के बारे में पता चलता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कलहन की राजतरंगिणी, कलहन की राजतरंगिणी है जो पूछता है कि कलहन की राजतरंगिणी जो है वो किसके इतिहास के बारे में बताता है, या तो फिर डायरेक्ट बुक का नाम पूछ लेता है कि कलहन की राजतरंगिणी मतलब राजतरंगिणी का लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी का लेखक है कौन, कलहन है। कल राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है, राजतरंगिणी से हमें जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। उसी तरह कौटिल्य के अर्थशास्त्र मतलब लिखा गया है, तो कौटिल्य का 3 नाम है, कौटिल्य का क्या 3 नाम है, कौटिल्य का एक क्या नाम है, कौटिल्य कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो इसका पहला नाम क्या है, विष्णुगुप्त, दूसरा क्या नाम है, विष्णुगुप्त के साथ साथ इसका क्या नाम है, कौटिल्य है, कौटिल्य के एक और नाम है इसका चाणक्य, तो 3 नाम इसका हो गया। कौटिल्य का 3 नाम कौन कौन हो गया, पहले फिर से एक बार सुनिएगा, पहला एक कौटिल्य, दूसरा चाणक्य और तीसरा विष्णु गुप्त, ठीक है, 3 नाम इसका हो गया। अर्थ पूछता है कि जो अर्थशास्त्र है वो किससे रिलेटेड है, अर्थशास्त्र जो है बुक वो किससे रिलेटेड है, तो अर्थशास्त्र बुक जो है जो लिखा गया है इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, ये राज व्यवस्था से मतलब राजतंत्र बोल सकते हैं या तो फिर राज व्यवस्था से रिलेटेड है। इसी तरह और अगर देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि एक और इसमें ऐड कर सकते हैं, 1-2 और इसमें ऐड क्या कर सकते हैं, जैसे कि पतंजलि का महास हो गया, कलहन की राजतरंगिणी हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, संगम साहित्य हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कालिदास की रचना हो गया, और इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, बाणभट्ट की एक रचना है, बाणभट्ट की रचना है, उसका नाम क्या है, हस्तचरित, बाणभट्ट की रचना जो है हस्तचरित। तो आप लोग नोट अगर जो भी कर रहे हैं तो आप लोग कर लीजिएगा कि पहला संगम साहित्य, दूसरा कालिदास की रचना, धर्मनिरपेक्ष साहित्य में ही आता है, पतंजलि का महाभाष्य, बाणभट्ट का हस्तचरित, कलहन की राजतरंगिणी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और तो मेनली इससे मिलता है। और कुछ बुक है जो हम यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको जो है हम बता देंगे फिर कभी, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद अगर धार्मिक साहित्य में देखें तो ब्राह्मण धर्म में कौन कौन सा धर्म आ जाता है, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण साहित्य आता है, ठीक है। इसमें भी ब्राह्मण धर्म में कौन कौन सा साहित्य आता है जरा बताइएगा। ब्राह्मण धर्म में जो है हमको आता है, देखिए सबसे पहले क्या आता है, वेद, सबसे पहले ब्राह्मण धर्म में वेद आता है, फिर पुराण आता है, वेद आता है, पुराण आता है, उसके बाद क्या आता है, उपनिषद आता है, उपनिषद के बाद क्या आता है, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण भी कुछ टॉपिक, रामायण, महाभारत, उसके अलावा जो है वो क्या आ जाता है, आता है ब्राह्मण ग्रंथ। इसके ये हो गया। तो ब्राह्मण धर्म में कौन कौन सा किस क्या सोर्स क्या मिलता है, इतिहास लिखने का सोर्स जो है ब्राह्मण धर्म से हमें क्या मिलता है, जैसे कि वेद देखेंगे तो वेद मिलता है, पुराण मिलता है, उपनिषद मिलता है, रामायण मिलता है, महाभारत मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ भी है, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी मिलता है। उसके साथ अगर बौद्ध धर्म में देखें तो बौद्ध धर्म का जो है हम लोग को क्या मिलता है, बौद्ध धर्म से अगर देखें हम लोग बौद्ध धर्म में हमें पहला पुस्तक जो मिलता है वो त्रिपिटक है, त्रिपिटक। दूसरा क्या है, ललित विस्तार के साथ ही तीसरा ललित विस्तार है। उसके बाद क्या मिलता है, त्रिपिटक, ललित विस्तार, दीपवंश, एक बुक का नाम है दीपवंश, एक और बुक का नाम है, इसका बुक का नाम क्या है, महावंश, एक और बुक का नाम है, उसका नाम क्या है, दिव्यदान। तो देखिए मेनली जो है यही बुक हमें पढ़ना, मतलब बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड यही सब हो गया, त्रिपिटक है, ललित विस्तार है, दीपवंश है, महावंश है, दिव्यदान है।
तो इसमें से 3 बुक का नाम दे देगा, एक कोई अदर सब्जेक्ट दे देगा। जैसे कि 3 बुक यहाँ से सवाल अब बनना शुरू हो गया, तो आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि इतना पढ़ा है तो इतना आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि शुरू आपका यहाँ से हो चुका है, यहाँ से सवाल पूछना प्रारंभ हो चुका है। त्रिपिटक दे देगा कि त्रिपिटक कौन धर्म से रिलेटेड है, तो जो जानते हैं वो बता देंगे कि बौद्ध धर्म से है, जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है त्रिपिटक। ललित विस्तार भी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। दीपवंश इसी से रिलेटेड, महावंश भी इसी से रिलेटेड है, और क्या है दिव्य वेदांत जो है इसी से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर देखें हम लोग जैन धर्म में देखिएगा तो जैन धर्म में जो है, जैन धर्म में कौन कौन सा साहित्य आता है। जैन धर्म का पहला बात अगर देखें तो हमको क्या देखेंगे, आचरण सूत्र, आचरण सूत्र। उसके बाद क्या है, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। ये सूत्र जितना लगा हुआ है सब किससे है, सब सूत्र जितना है जैन धर्म से लगा हुआ है। कल्पवती सूत्र के बाद भी एक है परिशिष्ट पर्व, आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हमको नहीं पता है। परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व के अलावा एक है भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र के बाद एक जो बुक का नाम है उसका नाम है महावीर चरित्र, महावीर चरित्र। देखिए हम यहाँ जो है इसमें लिखा है कुछ बुक का नाम है, इसी में से कुछ मर्ज करके 3 इससे दे देगा, एक इससे दे देगा, सवाल बना देगा। तो एक बार और सुन लीजिएगा, यहाँ से जो सवाल बनता है तीनों, एक धार्मिक साहित्य के बारे में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, एक बार पूरा शॉर्ट्स के बारे में तुरंत रिवीजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इतना जो हम लिख दिए इसको फिर एक बार फिर विदेशी विवरण देखेंगे। विदेशी विवरण देखने का हम लोग देखिए अभी तक जो शॉर्ट्स में हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, शॉर्ट्स में हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़े, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को अभी हम लोग टच नहीं किए, मतलब उसको अलग से दिखा देंगे, ठीक है, या तो उसको अलग से भी एक्सप्लेन करेंगे। विदेशी साहित्य को भी अभी हम लोग नहीं छुए हैं। देशी मतलब साहित्यिक क्षेत्र, साहित्यिक स्रोत में जो है हम लोग टच किए हैं, साहित्यिक स्रोत में आए हैं, लेकिन किस में आए, देशी साहित्य में आए। देशी साहित्य, विदेशी साहित्य को टच नहीं किए। देशी साहित्य में 2 प्रकार का साहित्य देखिए हम लोग, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में हम लोग देखिए संगम साहित्य क्या होता है, कालिदास की संगम साहित्य है। धर्मनिरपेक्ष में संगम साहित्य है जो बताता है तमिलनाडु का इतिहास, और इसमें क्या बताता है, कालिदास की रचना है। उसके बाद है पतंजलि का महाभाष्य, बाणभट्ट की हस्तरी, कलहन की राजतरंगिणी, कोटिक का अर्थशास्त्र। देखिए उसी तरह जैन धर्म में हम लोग देखे, बौद्ध धर्म में देखे, सॉरी बौद्ध धर्म में हम लोग देखे त्रिपिटक, ललित विस्तार, दीपवंश, महावंश, दिव्य वेदांत। तो इधर इतना हम लोग देख लिए यहाँ। उसके बाद ब्राह्मण धर्म में क्या देखे, ब्राह्मण धर्म में देखे वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण और ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अलावा जैन धर्म में हम लोग देखे तो आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचरण सूत्र, ठीक है। उसके बाद भद्रबाहु चरित्र, महावीर चरित्र, उसके बाद परिशिष्ट पर्व। तो इतना जो है अभी तक हम लोग देख चुके हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं विदेशी विवरण क्या होता है। विदेशी विवरण देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। क्या देखना है हमें, सोर्स में देखना है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के बाद हमें देखना है पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। तो सबसे आइए देखते हैं, इसको हम लोग पहले इरेज करना होगा। अब देखिए सोर्स हम लोग देख रहे थे, हम लोग क्या देख रहे थे, सोर्स, हम लोग सोर्स देख रहे थे, स्रोत देख रहे थे, सोर्स। सोर्स में हम लोग क्या क्या देखे, देखिए सोर्स में हम लोग क्या क्या देखे, सोर्स में हम लोग जो अभी देख रहे थे उसमें क्या देखे, सोर्स में हम लोग अभी देखे, सोर्स में सबसे पहले क्या देखे, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। उसके बाद क्या देखे, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में जो है, साहित्यिक स्रोत में हम बताए थे कि 2 प्रकार का साहित्य, ठीक है, देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। देशी साहित्य, ठीक है, देशी साहित्य। देशी साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको नहीं करेंगे हम लोग विदेशी साहित्य देखेंगे, ठीक है। विदेशी साहित्य के बारे में भी पढ़ेंगे। तो विदेशी साहित्य जो है, कौन कौन विदेशी नागरिक आया था, तो विदेशी नागरिक जो है मतलब हर देश से आया था, लेकिन जो है विशेष करके जो इतिहास लिखा गया है वो इसी चीज का मतलब जो है ज्यादा आधार माना गया है। एक था जो है वो था चीनी लेखक, ठीक है, एक था अरबी लेखक, ठीक है। पहला जो है अरबी, यूनानी, सॉरी पहले यूनानी लेखक था, ठीक, यूनानी लेखक था, यूनानी के बाद चीनी लेखक था, ठीक है। कोई आया अरबी, चीनी लेखक, ठीक है,
चीनी लेखक के कुछ मतलब कुछ लेखक आए जिसने लिखा, यूनानी लेखक आए, कुछ यूनानी लेखक आए, चीनी लेखक आए, चीनी लेखक के बाद जो है वो अरबी लेखक आए, ठीक है। कौन आए? अरबी लेखक, अरबी लेखक। यूनानी लेखन में अगर हम लोग देखें, यूनानी लेखन में कौन कौन, यूनानी लेखन में कौन कौन आया था? यदि किसी कंसेप्ट के साथ कोई आया था आप लोग बताइए हमें कमेंट करके कि कौन कौन आया था। यूनानी लेखक में आया था एक हेरोडोटस, सॉरी हेरोडोटस नहीं आया था, हेरोडोटस जो है इतिहास का पिता था, ठीक है। तो यूनानी लेखक में आया था यूनानी लेखक में कौन आया था? एक निर्याकस आया था, निर्याकस, और दूसरा आया था मेगास्थनीज। एक निर्याकस, निर्याकस लिखा हुआ है, निर्याकस और मेगास्थनीज। उसके बाद चीनी लेखक में देखें, चीनी लेखक में हम लोग देखते हैं तो चीनी लेखक में कौन कौन आया था? चीनी लेखक में चीन से जो लेखक आया था उसमें कौन सा आया था? पहले आया था फाहियान, वैनसोंग आया था सबसे पहले। अच्छा फाहियान, उसके बाद वैनसोंग, फाहियान वैनसोंग का क्रम आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि फाहियान वैनसोंग, उसके बाद कौन सा एत्सिंग आया था, ठीक है। अरबी लेखक में देखें तो एक आया था, कौन आया था? अरबी लेखक में आया था अल इदरिसी, अल इदरिसी के बाद कौन आया था? अल बरूनी आया था, अल बरूनी के बाद कौन आया था? अल इदरिसी, अल बरूनी, अल मसूदी आया था। अल मसूदी के बाद कौन आया था? अल मसूदी के बाद आया था एक सुलेमान का लेखक था, वो आया था, ठीक है। तो देखिए अभी तक जो फिर जो पढ़े हम लोग विदेशी साहित्य को, विदेशी विवरण जो है पढ़े हम लोग, विदेशी विवरण या विदेशी साहित्य दोनों एक ही होता है। इसके बारे में अभी तक क्या पढ़े कि यूनानी लेखक कोई मतलब कुछ यूनानी लेखक आया था, कुछ चीनी लेखक आया था, कुछ अरबी लेखक आया था। तो यूनानी लेखक में निर्याकस आया था, कौन आया था? निर्याकस आया था, और उसके साथ ही मतलब उसके बाद कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज के बाद चीनी लेखक में देखेंगे तो फाहियान आया था, फाहियान के अलावा हेनसोंग आया था, रित्सिंग आया था। अरबी लेखक में अल इदरिसी आया था, अल बरूनी आया था, अल मसूदी आया था, उसके साथ ही साथ सुलेमान भी आया था। तो कुछ और मतलब कुछ और इतिहासकार का जो मतलब आया था उसके बारे में जब उस टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, लेकिन सोर्स में फिलहाल में इतना ही पढ़ेंगे। तो हम लोग को देखिए सोर्स में क्या क्या देख लिए, साहित्यिक स्रोत देख लिए, विदेशी साहित्यिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत देख लिए, देशी साहित्य देख लिए, विदेशी साहित्य देख लिए। देशी साहित्य में हम लोग देख लिए ब्राह्मण साहित्य क्या होता है, जैन धर्म से रिलेटेड जो साहित्य है वो साहित्य कौन कौन सा है। उसके बाद कौन है? जैन धर्म के बाद जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन कौन साहित्य है उसके बारे में देख लीजिए। तो आप जो है हम लोग विदेशी साहित्य को देख लीजिए। विदेशी साहित्य का भी जो है निर्याकस द्वारा जो लिखा गया था, मेगास्थनीज के द्वारा भी लिखा गया था, इतिहासकार कौन कौन आया था इसका भी विवरण हमें मिलता है। तो इतना तो हम लोग अभी तक देख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या क्या मिलता है? पुरातात्विक स्रोत में क्या मिलता है? पहले सबसे पहले में क्या मिलता है? शिलालेख मिलता है। शिलालेख, बड़ा बड़ा शिलालेख जो है, शिलालेख के अलावा क्या मिलता है? हमें सिक्के मिलते हैं, प्रत्येक जो मिलता है सिक्का है, कॉइन मिलता है। पुरातात्विक स्रोत में शिलालेख के अलावा सिक्का के अलावा स्तंभ भी मिलता है। स्तंभ लेख बोल सकते हैं, फिर गुहालेख बोल सकते हैं। स्तंभ लेख मिलता है, सिक्का मिलता है, ये मिलता है। उसके बाद मृदभांड मिलता है। सिंधु-घाटी सभ्यता के बारे में पढ़िएगा तो मृदभांड भी देखा जाता है, मृदभांड। उसके अलावा स्तंभ लेख भी हमें देखा, स्तंभ लेख लिख दिए ना, सिक्का, मृदभांड, शिलालेख, सिक्के, मृदभांड, स्तंभ लेख, और क्या मिलता है? तो मेनली जो है यही हम लोग देखेंगे। यहाँ तक तो मोटा मोटी यहाँ तक हम आपको बता दिए कि क्या होता है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसका साहित्यिक स्रोत का महत्व क्या है, ऐतिहासिक स्रोत का महत्व क्या है, ठीक है। महत्व दोनों का देखते हैं, ठीक है। दोनों का क्या देखेंगे? महत्व देखेंगे। महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है मतलब किसका इंपॉर्टेंस? साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या है, पुरातात्विक स्रोत का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो साहित्यिक स्रोत का महत्व अगर देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत का महत्व जो है इस देखिए प्रचुर मात्रा में हमें जानकारी तो प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, प्रचुर मात्रा में जानकारी हमें मिल जाता है। किसी भी राजा के बारे में मात्रा में जानकारी, प्रचुर मात्रा में
जानकारी किससे मिलता है? साहित्यिक स्रोत से। इसमें जो है क्या और क्या मिलता है? धर्म दर्शन का जितना भी धर्म दर्शन से रिलेटेड जितना बात आपको जानना है उतना आपको मिल जाएगा। धर्म और धर्म 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 दर्शन की हमें प्रचुर जानकारी मिल जाता है। धर्म दर्शन का प्रचुर जानकारी मिल जाता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है? इससे धर्म दर्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें पुरातात्विक स्रोत में जो है ये किससे मिल रहा है? हमें साहित्यिक स्रोत से मिल रहा है। पुरातात्विक स्रोत में अगर देखेंगे तो पुरातात्विक स्रोत में हमें जो मिलता है, पुरातात्विक स्रोत में मिलता है, क्या मिलता है पुरातात्विक स्रोत से? तो पुरातात्विक स्रोत से हमें जानकारी मिलता है किसी तिथि क्रम का पता चलता है। तिथि क्रम मतलब तिथि क्रम से इसे पता चलता है। पुरातात्विक स्रोत में एक बात और होता है कि इसका जो है छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे छेड़छाड़ किया जाता है। मतलब पुरातात्विक स्रोत जहाँ एक बार इस चट्टान पे लिखा गया, फिर जहाँ लिखा गया उसमें कोई दूसरा मतलब बदलाव नहीं होगा। लेकिन साहित्यिक स्रोत में थोड़ा सा मतलब यहाँ से उठा करके वहां से कोई टॉपिक उठा करके उसको कोई छोड़ करके फिर तीसरा टॉपिक उठा लेता है, तीसरा टॉपिक उठा करके फिर चौथा टॉपिक उठा लेता है, चौथा टॉपिक उठाने के बाद फिर पांचवा टॉपिक मतलब कैसे ऐसे करके मतलब किसी को कमी या फिर ज्यादा इसको दोबारा लिखा जा सकता है, लेकिन इसको दोबारा नहीं लिखा जा सकता। तो हम लोग मेनली जो है यहाँ तक देख चुके हैं। अब आइए हम लोग मतलब इसका सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या होगा। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल से देखते हैं। आइए अब सिलेबस, किसका सिलेबस देख रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास का सिलेबस। प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस। सिलेबस या फिर पाठ्यक्रम, हिंदी में बोलेंगे तो पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो सिलेबस। सिलेबस तो बोलेंगे सिलेबस, ठीक है। तो प्राचीन भारत का सिलेबस अगर हम लोग देखें तो पहला सबसे पहला क्या है? सोर्स। पहला सबसे पहला क्या है? स्रोत। इतिहास लेखक का स्रोत क्या है? तो स्रोत तो हम लोग देख लिए, इसको तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा तो मतलब साहित्य से रिलेटेड बहुत साहित्य हम लोग आपको नहीं बताए, हम आपको बहुत साहित्य नहीं बताए हैं। तो उसको जो है हम लोग आर्ट एंड कल्चर का एक मतलब सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ हम लोग साहित्य के बारे में डिटेल में देखेंगे। साहित्य से रिलेटेड जितने भी गतिविधियां हैं, मतलब जितने भी साहित्य है, किस कौन धर्म से रिलेटेड है, कहाँ क्या है, मोटा मोटी साहित्य के बारे में हम आपको जानकारी दे दी है। लगभग यहीं से सवाल आता है, जो अगर छूटेगा तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। बाद में बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर का जिस समय क्लास होगा उस समय, यानी कि कला और संस्कृति का क्लास जिस समय होगा उस समय हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा साहित्य इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तो हम लोग जान लिए, सोर्स को पता चलेगा। दूसरा जो है हम लोग क्या जानेंगे? ताम्रपाषाण का। ताम्रपाषाण काल के बाद तीसरा जो है हम लोग जानेंगे ताम्रपाषाण के स्रोत देख लिए। ताम्रपाषाण काल है, उसके बाद क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद क्या जानेंगे हम लोग? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग क्या जानेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता में ही आ जाता है आपका प्रागैतिहासिक काल। इससे पहले ताम्रपाषाण काल के बाद हम लोग मतलब स्रोत के बाद प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद ताम्रपाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता के बाद पढ़ेंगे हम लोग महाजनपद काल। महाजनपद का 16 महाजनपद है, आप लोग यहाँ पे करते हैं। दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था? हम लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद है।
दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए ये हो गया महाजनपद हो गया। उसके बाद क्या महाजनपद काल को वही बुद्ध काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? बुद्ध काल। बुद्ध काल बोला जाता है। फिर द्वितीय नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण का दौर आ जाएगा। द्वितीय नगरीकरण, पहला नगरीकरण का दौर कहाँ देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता में, दूसरा नगरीकरण महाजनपद काल के दौरान या बुद्ध काल के दौरान, इसी को द्वितीय नगरीकरण बोला जाता है। महाजनपद काल के बाद देखेंगे हम लोग मौर्य काल। मौर्य काल के दौरान मौर्य काल का मतलब स्थापना कैसे हुआ, उसके बारे में कहाँ इसका राजधानी क्या है नहीं है, सब इसके बारे में जानेंगे। फिर लोहा का विकास कैसे हुआ, फिर जंगल का कटाई कैसे हुआ, जंगल की कटाई होने के बाद फिर क्या हुआ नहीं हुआ, सबके बारे में डिटेल में जाएंगे। मौर्य काल हो गया। मौर्य काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल हो गया। मौर्य काल बाद मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद का काल मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद जो है, मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग जो जानेंगे वो किसके बारे में जानेंगे? मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग जानेंगे गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल। गुप्त काल के बाद जो है हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में जानेंगे। उसके बाद गुप्तोत्तर काल के बाद में हम लोग क्या जानेंगे? गुप्तोत्तर काल के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे संगम साहित्य, यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास। संगम साहित्य यानी कि दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास किससे मिलता है? संगम साहित्य से मिलता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, हम बता देते हैं इसमें कुछ मतलब हो, देख लीजिएगा। ठीक है, स्रोत, सबसे पहला स्रोत प्रागैतिहासिक काल, ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। उसके बाद संगम साहित्य में दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, तो आज जो है यहीं तक हम लोग रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे इसके बारे में, और इससे पहले मैं आपको कुछ बता देते हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत जो जहाँ खत्म करेंगे, ये आपका सिलेबस मोटा मोटी ओवरऑल सिलेबस आपका हो गया। इसी में प्राचीन भारत इतिहास खत्म। प्राचीन भारत का इतिहास से कोई सवाल पूछेगा इससे बाहर नहीं जाएगा, आपको गारंटी के साथ देते हैं। हम जो पढ़ाएंगे बस उसी का नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा सवाल, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो बस इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। आइए अब देखिए, ये हो गया। अब अगर देखा जाए तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को सबसे पहले देखिए, इतिहास काल का विभाजन कैसे हुआ था। इतिहास का विभाजन काल इतिहास काल का विभाजन काल का आधार क्या है? आधार, इसका आधार किसके आधार पर विभाजन किया गया है? ठीक है, तो लिपि लेखन के प्रणाली के आधार पर, किसके आधार पर किया गया है? लिपि और लेखन प्रणाली के आधार पर। इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास का विभाजन काल कैसे किया गया? लिपि लेखन के प्रणाली के आधार। प्राचीन इतिहास का विभाजन काल क्या है? विभाजन काल प्राचीन भारत के इतिहास का विभाजन काल। आधार क्या है? आधार है लिपि और लेखन के आधार पर जो है वो इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो तीन भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तीन। कौन कौन सा? पहला जो है आद ऐतिहासिक काल, ठीक, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल इसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिकल एज, प्री हिस्टोरिकल एज। उसके बाद क्या है? आद ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आद प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं इसको? अब देखिए, आप इसको क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिकल एज। प्रोटो हिस्टोरिकल एज, इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल एज।
हिस्टोरिकल एज, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल किसे बोलते हैं, याद ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं, ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल उस समय को बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल उस समय बोला जाता है जब आदमी ना ही लिखना पढ़ा था, लिखना सीखा था, ना ही पढ़ना सीखा था, मतलब बिल्कुल नहीं, लिखा भी नहीं जाता था उनसे और ना ही पढ़ा जाता था, ठीक है। नहीं मतलब स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते थे, ना ही पढ़ पाते थे, मतलब कुछ भी नहीं लिख पाते, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में ना ही लिखा जा सकता था, ना ही पढ़ा जा सकता। आद ऐतिहासिक काल में उसमें मानव जो है, या तो कहीं रहते होंगे मानव का रूप, जैसे कि बंगाल से हमें पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कि हेमोसेपियन से फिर मानव का मतलब कैसे क्रम में कैसे विकास हुआ, तो उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यही जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में मानव जो है लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। इसी के आधार पर लिपि लेखन के आधार पर प्रणाली को क्या बोला गया है, इसको बोल गया जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसको क्या बोल दिया गया, प्रागैतिहासिक काल। एक समय ऐसा आया जब मानव लिखना तो सीख चुका था, ठीक है, लेकिन पढ़ना नहीं सीखा, लिखना सीख चुका था, पढ़ना नहीं सीखा था, तो इसको बोल दिया गया प्रोटो हिस्टोरिकल एज। प्रोटो हिस्टोरिकल के कौन सा एज को बोला, प्रोटो हिस्टोरिकल कौन सा मतलब पीरियड को बोला जाता है, जब आदमी लिखना सीख चुका था, लेकिन पढ़ना नहीं सीखा था, ठीक है, पढ़ना नहीं सीखा था, तो इसको किस में रख दिया गया, आद ऐतिहासिक काल में। आद ऐतिहासिक काल में इसका एग्जांपल अगर देखें तो हम लोग देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किसमें आता है, आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीटो हिस्टोरिकल एज। उसके बाद अगर ऐतिहासिक काल में देखें, ऐतिहासिक काल कब से जाना है, जब आदमी ने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, लिखना भी शुरू कर दिया, लिखना तो यही सीख गया था, अब इसको पढ़ना भी शुरू कर दिया, लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया, इसको कब से बोला गया, इसको क्या बोला गया, ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिकल एज। फिर से एक बार देखते हैं, यहां तक आप पढ़ लिए ना, इसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे कि बुद्ध काल, क्या बुद्ध काल यानी कि बुद्धा पीरियड, ठीक है। तो आप देखिए एक बार फिर से शॉर्ट में रिवीजन करते हैं इसको कि क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़े। प्राचीन भारत का इतिहास का विभाजन का काल क्या है, लिपि और लेखन के आधार की प्रणाली के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग है, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या होता है कि आदमी ना ही पढ़ना सीखा था, ना ही लिखना सीखा था, ना ही पढ़ना जानता था, ना ही लिखना जानता था। याद ऐतिहासिक काल में मतलब आधा, आद ऐतिहासिक मतलब आधा मतलब लिखना जान चुका था, पढ़ना नहीं जान रहा था, कुछ भी इस तरह करके लिख लेता था, उसको पढ़ नहीं पाता था, ठीक है। आद ऐतिहासिक काल में आधा। प्रागैतिहासिक मतलब पूरा, ना ही लिखना जानता था, ना ही पढ़ना जानता था। ऐतिहासिक काल में पूरी तरीके से लिखना भी सीख चुका था, पूरी तरीके से पढ़ना भी जान चुका था, ठीक है। तो इसको क्या रखा गया, ऐतिहासिक काल में। इसको इसमें कौन कौन आता है, बौद्ध काल से रिलेटेड मतलब जो आता है मौर्य साहित्य का, मौर्य काल का जो दौरान जो होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है वो 600 BC से, कब से है, 600 BC से हमें लिखा हुआ प्रमाण में मिलता है। तो मेनली जो है इस यहीं तक हम लोग आज रखेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए आप लोग कंप्रोमाइज करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, फिर मतलब बहुत अच्छा कंटेंट हमारे यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से तैयारी किए हैं, 6-7 साल तैयारी किया है, आपको पता ही अनुभव है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ की जीएस आता है, जीएस में जो है ये पोर्शन जो हम पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री में कौन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो आज का पहला लेक्चर हो चुका है। अब हम लोग कल जो है नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उसमें देखेंगे, इसको देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करने के बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता तक कल जाके खत्म करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करने के बाद फिर कल क्लास ऑफ करेंगे। तो बस धन्यवाद।